नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो और दुआ लो। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कांग्रेस ने बीएमसी पर लगाए भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप, कहा ये भ्रष्ट महायुति निगम बन गया। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के कटे नाम, अखिलेश ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। 26 दिसंबर थी राज्य में एसआईआर की आखिरी तारीख। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजस्थान कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव के लिए सपा की लिस्ट हुई जारी, 227 सीटों पर उम्मीदवार, 15 जनवरी को होने हैं चुनाव। एनसीपी एसपी नेता आजम पानसरे ने अजित पवार से की मुलाकात, पुणे निकाय चुनाव के लिए जल्द हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सीएम नीतीश के काफिले में शामिल स्कॉर्पियो ने डीएसपी को मारी टक्कर, जमीन पर गिरकर हुए चोटिल, वीडियो आया सामने। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन विवाद मामले में हाई लेवल जांच हुई पूरी, डीजीसीए की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट को आम जनता और मीडिया से रखा गया गुप्त। पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर पर सुनवाई शुरू, 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स को मिलेगा मौका, राज्य भर में 3,234 सेंटर बनाए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज, जी राम जी कानून समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, सरकार को घेरने के खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी पर भड़के तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, बोले धर्म और नफरत की राजनीति में उलझाकर असली मुद्दों से भटकाया, बीजेपी शासित राज्यों की हालत खराब होने का लगाया आरोप। ताइवान को हथियार देने पर चीन सख्त, अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध, बीजिंग की चेतावनी, कीमत चुकानी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें तेज, जेलेंस्की और ट्रंप की फ्लोरिडा में 28 दिसंबर को होगी मुलाकात, 20 सूत्रीय शांति योजना और सुरक्षा गारंटी पर होगी चर्चा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ फिर हुई मारपीट, विधानसभा में हुई बदसलूकी, 1 महीने पहले पुलिस ने पीटा था। जापान में बर्फबारी बनी काल, एक्सप्रेसवे पर टकराई 50 से ज्यादा गाड़ियां, महिला की जान गई, कई घायल। पाकिस्तान ने एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम किए तैनात, 3 सेक्टरों में की डिप्लॉयमेंट, भारत से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर। सरकारी बैंकों के विलय में अगले साल तेजी, बनेंगे बड़े बैंक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मिलेगी मजबूती। टाइटन ने लैब ग्रोन डायमंड बाजार में रखा कदम, बियॉन्ड ब्रांड किया लॉन्च, 29 दिसंबर को मुंबई में खुलेगा पहला स्टोर। 2025 बना विनियमन क्रांति का साल, औपनिवेशक कानून हटे, कारोबार को मिली रफ्तार। 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का है अच्छा मौका, 1 जनवरी से कंपनियां बढ़ाएंगी दाम, डेडलाइन हो रही खत्म। एक हफ्ते में चांदी हुई 27,771 रुपए महंगी, 1 किलो का भाव पहुंचा 2.28 लाख, साल 2025 में 165% चढ़ा दाम। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों तेजी से हलचल बढ़ रही है। एक तरफ राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी बिगुल के बीच तैयारियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट शरद पवार और अजित पवार के बीच बढ़ती नजदीकियों ने महायुति को असहज कर दिया है। सियासी हलकों में ये चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के साथ जारी गठबंधन की बजाय अब अकेले चुनाव लड़ने पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शरद पवार गुट से गठबंधन की इच्छा जताई है। खबरें हैं कि अजित पवार ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से फोन पर बातचीत की।
जिस दौरान उन्होंने गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि पुणे में 25 दिसंबर को देर रात अजित पवार और रोहित पवार के बीच बैठक हुई। रोहित पवार अजित पवार के भतीजे हैं और करजत जामखेड़ से शरद पवार गुट के विधायक हैं। इस बैठक में शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे भी शामिल थे, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने से किस तरह का राजनीतिक फायदा हो सकता है। अजित पवार के इस रुख ने महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। आपको याद होगा, हाल ही में अजित पवार ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से भी फोन पर बात की थी, जिससे ये साफ होता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर देवभूमि में हलचल मचा दी है। बीजेपी से निष्कासित हरिद्वार जिले के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक और ऑडियो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी के हत्यारों का नाम उजागर करने का दावा किया है। और ये नाम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और संगठन महामंत्री अजय का है। वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया कि दुष्यंत कुमार ने ही अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था, जिसके लिए अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत रात को इसके साथ सोगी। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। वो संगठन महामंत्री, दोनों उसके महामंत्री संगठन। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। तो वहीं इससे पहले उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया था कि गट्टू नाम का व्यक्ति अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल था। इसी गट्टू नाम को दुष्यंत गौतम से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस नए खुलासे और आरोपों के बाद उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने मांग की कि इन नए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वीआईपी के नाम का खुलासा होना जरूरी है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रेशनेत ने ट्वीट भी किया और लिखा, अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत गौतम को बीजेपी बचा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर मोदी अब इस दरिंदे को बचा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला ने खुलासा कर दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी कौन था। ये वीआईपी भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के मुताबिक अंकिता की जब हत्या हुई तब दुष्यंत गौतम उसी होटल में था और अंकिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो वहीं बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम घसीटे जाने के बाद बेहद आक्रोश जताया और उत्तराखंड सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर सोशल मीडिया से उन भ्रामक वीडियो और ऑडियो को तुरंत हटाने की मांग की है। प्रदेश बीजेपी की ओर से जारी अपने एक वीडियो संदेश में दुष्यंत गौतम ने कहा कि वो पिछले 47 साल से लगातार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कभी उनके चरित्र को लेकर ऐसी कोई बात नहीं उछाली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक लोग उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा।
उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मेरे माँ बहन बेटियों के भी अपमान है और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही दुष्यंत कुमार ने ये भी कहा कि अगर कोई भी बात सबूत संग पेश करेंगे तो मैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड में पार्टी मामलों के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली को पत्र लिखकर मीडिया और सोशल मीडिया को अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनके खिलाफ कथित सामग्री हटाए जाने तथा इस तरह की सामग्री को प्रसारित करने से रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया था। दुष्यंत कुमार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज चैनल्स की लिस्ट भी सौंपी है जो उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, जिसकी 2022 में उसके मालिक ने हत्या कर दी थी। आरोप था कि अंकिता ने वीवीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने से इनकार कर दिया था। तब से ही उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का नाम जानने की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था और अब दावा किया जा रहा है कि वो वीवीआईपी और कोई नहीं बल्कि दुष्यंत कुमार गौतम ही है। हालांकि बीजेपी नेता सुरेश राठौड़ ने पहले ही इस वीडियो को एआई जनरेटेड करार दिया है। बीजेपी का भी कहना है कि आरोपी महिला संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रही है और ये केवल सरकार को बदनाम करने का एक टूल है। साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और 31 दिसंबर से पहले अगर आपने ये जरूरी काम नहीं निपटाए तो साल 2026 में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स, पैन, आधार और बैंक से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी बहुत पास आ चुकी है। अगर आपने इन कामों को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, रिफंड अटक सकता है और कई जरूरी काम रुक सकते हैं। सबसे पहला है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे पैन कार्ड के साथ लिंक कराना है। ऐसा ना करने पर पैन इनएक्टिव यानी कि बंद हो सकता है और अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और ना ही पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी आपको दिक्कत आएगी। हालांकि पैन हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। जैसे ही आप आधार कार्ड लिंक कराएंगे, पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा। दूसरा है बैंक लॉकर है तो एग्रीमेंट अपडेट कराना ना भूलें। अगर आपके पास बैंक लॉकर है तो बैंक के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना भी जरूरी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर बताई गई है। अगर समय पर एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया गया तो बैंक आपका लॉकर बंद भी कर सकता है। हालांकि पहले ये डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा 30 दिसंबर भी टैक्स सिस्टम के लिए अहम दिन है। इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है। इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसे दिन तक जमा करने होते हैं। समय पर ये काम नहीं हुआ तो आगे चलकर पेमेंट और सर्टिफिकेट में दिक्कत आ सकती है। 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल करना भी जरूरी है। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। इस तारीख के बाद बिलेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं किया जा सकेगा। बिलेटेड आईटीआर भरने पर भी लेट फीस देनी होती है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए की फीस लगेगी, तो वहीं 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इनकम पर 5000 रुपए तक की फीस देनी पड़ेगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा, इसलिए इसे टालना भारी पड़ सकता है। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपका रिफंड यानी वापस मिलने वाला पैसा क्लेम नहीं होगा। रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाएगा। पांचवा है 31 दिसंबर तक भर सकते हैं आप रिवाइज्ड आईटीआर। अगर आपने 16 सितंबर तक अपना आईटीआर भर दिया था लेकिन उसमें कोई जानकारी छूट गई है या कोई गलती हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने पुराने रिटर्न को सही कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई लेट फीस नहीं लगती।
हालांकि अगर सुधार के बाद टैक्स ज्यादा बनता है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है। टैक्स अधिकारी अगर आपका असेसमेंट शुरू कर देते हैं उससे पहले तक ही रिवाइज्ड ITR फाइल किया जा सकता है। तो वहीं इस महीने के आखिरी यानी 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि 1 जनवरी से कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली हैं। मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती है। MG ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। नई कार खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक कई कंपनियां गाड़ियों पर अच्छा डिस्काउंट दे रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शोरूम में साल के अंत तक ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। कारों के साथ साथ दोपहिया सेगमेंट में भी दिसंबर के आखिरी दिनों में अच्छी छूट मिल रही है। सामान्य बाइक्स पर 3 से 10 हजार रुपए तक का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वहीं प्रीमियम बाइक्स पर ये छूट और ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी घट सकती हैं, इसलिए अभी निवेश का प्लान बना रहे हैं तो ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सकता है। 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है। अगर आप पहले से प्लान बनाकर इन डेडलाइन को नोट कर लें तो न जुर्माना लगेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी। साथ ही आपको बड़े फायदे भी मिल सकते हैं। जोर हुआ है। 190 से ज्यादा देशों की सूची में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 85 है। पहले इसकी रैंक 80 थी, यानी 1 साल में ही भारत पासपोर्ट की रैंक 5 स्थान फिसल गई। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने से अब भारतीय नागरिक दुनिया के 56 से 59 देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार के समय भारतीय पासपोर्ट की रैंक पर नजर डालें तो 2013 में इसकी रैंक 73 थी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही